नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तो किस तरह का कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। कंट्रोल मेजर कहने का मतलब प्रिकॉशन। तो हम लोगों ने निबोस आईजीसी में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। बेसिक चीज़ें कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एसी डीसी क्या होते हैं, सर्किट क्या होता है। और वहाँ पे कंट्रोल मेजर भी हम लोगों ने जाना था, बट बेसिक चीज़ें जाना था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ ना देख के हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा देखेंगे एडवांस लेवल पे। तो अगर आपको वो सब बेसिक भी जानना है तो निबोस आईजीसी का भी लेक्चर है, अवेलेबल है। उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप देख सकते हैं। अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड करके सर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल, तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। और या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या सिस्टम पे काम करते हैं ना, तो क्या क्या हमें सावधानी लेना चाहिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आपको उसका स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी जानना है। स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस सिस्टम से उसको जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं 11 किलो वोल्ट का हमारा इक्विपमेंट है और 11 किलो वोल्ट का इक्विपमेंट से हम मतलब सिस्टम से जोड़ रहे हैं, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसका जो है जो थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल या कुछ अदर इफेक्ट जो है करंट, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो के कारण होगा, उसको बियर करना चाहिए। मतलब कि अगर मान लेते हैं 5 एम्पियर उसके फ्लो होना है, तो उसमें 5 एम्पियर फ्लो हो तो उसका जो हीट वगैरह आए वो बियर कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो तार जो है वो गल जाएगा, उसकी जो इंसुलेशन है वो जल जाएंगे, है ना। तो उसके अनुसार उसका जो लोड करंट है उसके अनुसार उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो ट्रांजिएंट ओवरलोड होने वाला है या फॉल्ट करंट जो उसमें आने वाला है या पल्स करंट जो आने वाला है, तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंसुलेशन वगैरह जो है उसके ऐसे होने चाहिए ताकि उसको इफेक्ट को विथस्टैंड कर सके। तो इस तरह से अगर वो कैपेबल नहीं रहेगा तो फिर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तो लगाएंगे, बट वो कुछ लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड पे 5 एम्पियर का एक्सटेंशन बोर्ड है, अगर हम लोग लगा रहे हैं और उस पर ओवरलोड कर देते हैं तो क्या होता है, वायर जल जाता है, उसके जो स्विचेज हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्या है, उस लोड को वो बियर नहीं कर पाया और एक कुछ समय के बाद, तुरंत तो नहीं, कुछ समय के बाद वो हीट हो गई। या देखे होंगे जब आप अगर घर में अब आप इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करते होंगे, या तो उसके लिए अगर 15 एम्पियर का है तो 15 एम्पियर का बोर्ड में ही लगाना है। एसी जो है आप घर में यूज़ करते होंगे, उसके लिए 15 एम्पियर का बोर्ड, जो मोटर यूज़ करते होंगे वो अगर 15 एम्पियर का है तो 15 एम्पियर का बोर्ड ही लगता है। और 15 एम्पियर का बोर्ड जो है थोड़ा सा जो सॉकेट वगैरह है थोड़ा मजबूत होते हैं, उसके अनुसार उसकी कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो हमको उसी के अनुसार जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज़ करना है, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम होगा। और ये सब जो है आप देखेंगे कि नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे इंडिया में आईएस कोड्स भी हैं, और जिसके चलते आप कोई भी बनेगा इक्विपमेंट वगैरह तो उसके अनुसार ही बनेगा, यानी कि उससे कम स्ट्रेंथ का नहीं बनेगा। जिसके चलते आप अगर वो कोड वगैरह है तो आप देख के विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। जो कि मैन्युफैक्चरर ही जनरली वो डिसाइड कर लेता है कि इसको इस स्ट्रेंथ में बनाना है, और जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको टेस्ट करती है और उसको पास करती है, तो वो जो है वो लोग फिक्स करता है। बट आपको भी देखना है, जो ज़्यादा ब्रांड वाले इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़ा क्या है, मजबूत ज़्यादा होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर वहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट को ले ले जो कि बहुत सस्ते में आते हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जो है हमको जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करना है या सिस्टम में, हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाते हैं। प्रोटेक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि उसमें कुछ प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जैसे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो फ्यूज होता है जनरली अगर 5 एम्पियर का करंट का अगर उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है कि 5 एम्पियर इसमें फ़्लो हो पाएगा, जैसे ही 6 एम्पियर फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उसका जो फ्यूज़ का तार होता है वो टूट जाएगा और सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, जिसके चलते उसमें इक्विपमेंट को हम बचा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर का नाम सुने होंगे, जैसे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो फ्यूज की तरह नहीं होता है, फ्यूज टूटता है, बट वो क्या है, उसको रीसेट, वो ट्रिप होता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। तो ये क्या, एक फ्यूज है, एक वीक लीक होता है, जबकि सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज होता है ओवरलोड पे, और जिसके चलते हम किसी इक्विपमेंट को बचा सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग ज़्यादा जहाँ पे
इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहे, ऐसी जगह पे हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कन्फाइंड स्पेस वगैरह में 50 वोल्ट का यूज़ करते हैं। कई जगह पे हम लोग ऐसे इक्विपमेंट 110 वोल्ट का भी यूज़ करते हैं 240 की जगह पे, या 240 भी क्या है कम ही है, तो सेंटर टैप करके हम ट्रांसफार्मर वगैरह में 110 बना के और यूज़ करते हैं। जितना कम वोल्टेज उतना शॉक लगने का चांस जो है मतलब उसकी जो रिजल्ट होगा वो मतलब बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सीवियरिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन द बॉडी। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, यानी कि उसमें हम लोगों ने जाना था कि ज़्यादा वोल्टेज हो तो ज़्यादा असर करता है, करंट का फ्लो ज़्यादा हो, करंट का पाथ हमारा बॉडी के किस तरफ से है, उसके बाद रेसिस्टेंस हमारे बॉडी का जो है वो डिपेंड करता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था, बट वहाँ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। तो हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि जितना कम वोल्टेज का सिस्टम हो उतना ज़्यादा हमारा प्रिकॉशन रहेगा और हमारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद भी हम लोग बच जाएंगे क्योंकि कम वोल्टेज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेसिड्यूअल करंट डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये तो आपने काफ़ी जानते होंगे क्योंकि इस तरह का जो है आप देखे होंगे कि हर लगभग बोर्ड वगैरह में इस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है। जनरली इसमें क्या है कि ये टेस्ट बटन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है, इसको दबाने से ये ट्रिप होता है, मतलब टेस्ट करने के लिए है। ये लीवर जो है ये अप एंड डाउन होता है, यानी कि अगर इसका इंटरनल सर्किट देखें तो इस तरह का होता है। ये क्या है जनरली कि ये मैन प्रोटेक्शन के लिए, जबकि वो क्या था इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए था ऊपर वाला। एमसीबी जो है वो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए रहता है, जबकि ये मैन प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जैसे कि इस तरह का इसमें अंदर डिजाइन रहता है, एक तार लाइव गया है और एक तार उसमें न्यूट्रल गया है, अर्थिंग है। तो अब ये दोनों तार इसमें जा रहे हैं, यहाँ पे एक इस तरह का सेंसिबल कॉइल इसके ऊपर ऐसा लगा रहता है और इसमें सेंसिबल सर्किट्स जो रहते हैं। तो इसमें एक तार को जो है लाइव से और आप देख रहे हैं कि दूसरे तार को यहाँ पे इससे जोड़ दिया गया है, यानी कि न्यूट्रल से, ठीक है, प्लस माइनस से दोनों को जोड़ दिया गया है। और दोनों जोड़ने के बाद ये इसमें फ्लो होता है, और फ्लो होने के बाद अगर दोनों में माइनर जो है, यानी कि इसका जो है रेटिंग 3 मिली एम्पियर ऐसा रहता है। अगर इस दोनों का सर्किट मतलब दोनों जो फ्लो हो रहा है, अगर रिटर्न करंट जो है 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस आ जाए ना, तो ये क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई कट हो जाता है। तो ये है इस सेंसिबल सर्किट जो है इसको सेंस करते रहता है कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट रिटर्न आ रहा है कि नहीं, और 30 मिली एम्पियर पे ट्रिप हो जाता है, जबकि 30 मिली एम्पियर पे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर मतलब कि यहाँ पे मान लें 5 मिली एम्पियर गया इधर से, और 5 मिली एम्पियर प्लस की तरफ से गया, माइनस की तरफ रिटर्न है मान लेते हैं। तो अभी ये सर्किट ये है, 5 मिली एम्पियर गया, 5 मिली एम्पियर भी आउट हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही ये 4 पॉइंट मान लेते हैं कि 5 मिली एम्पियर होगा, तो ये डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये ट्रिप हो जाएगा। और ये जो बाकी का जो करंट है जैसे कि 0.5 एम्पियर, ये कहाँ गया, तो ये जब कोई आदमी मतलब अर्थिंग होगा ना, क्योंकि कोई आदमी टच करेगा तो उसके थ्रू जाएगा, किसी को शॉक लगेगा, या ये कभी कभी बॉडी में भी टच हो जाएगा और अर्थिंग हुआ तब भी जो है ये ट्रिप हो जाएगा। यानी कि ये जो है जनरली मैन प्रोटेक्शन के लिए, और ये बहुत सेंसिबल होता है, 30 मिली एम्पियर पे ये ट्रिप करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कोर आदमी काम कर रहा है, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ शॉक जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम लोग कभी कभी क्या है कि हम लोग 3 कोर जो है हम लोग वायर नहीं यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा प्लग होता है उसमें देखते होंगे 3 जो है उसमें तार लगे रहते हैं। एक ये जो है मोटा रहता है थोड़ा सा, ये अर्थिंग का, और एक न्यूट्रल और एक लाइव, ऐसा रहता है। तो कभी कभी हम लोग 2 ही कोर यूज़ करते हैं, और 2 कोर जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अर्थिंग का कोई नहीं रहता है, यानी कि बॉडी में कभी भी इलेक्ट्रिक आ सकता है, और इलेक्ट्रिक आया तो हम छुएंगे तो हमारी जान जा सकती है। इसके लिए डबल इंसुलेशन का जो है वहाँ पे यूज होता है। और डबल इंसुलेशन जो है, अगर वो इक्विपमेंट डबल इंसुलेशन का होगा तो इस तरह का उसके ऊपर चिन्ह बना रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस पर यहाँ पे बना हुआ है, तो इस तरह का बना है। इसका मतलब ये है कि ये डबल इंसुलेटेड है, इसकी बॉडी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, और इस पर डबल लेयर के सारे चीज़ हैं। तो अगर पहला लेयर डैमेज होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, दूसरा डैमेज जब होगा तब आपको शॉक लगेगा। तो ये थोड़ा सा डबल प्रोटेक्टेड है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद जो है अर्थिंग करते हैं। आप लोग अगर इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे, जैसा कि वेल्डिंग मशीन है, तो वेल्डिंग मशीन जो है इसको डबल अर्थिंग कर देते हैं। डबल अर्थिंग क्यों? डबल अर्थिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक अर्थिंग काम ना करे, दूसरा अर्थिंग काम करे, क्योंकि फॉल्ट करंट हो सकता है इसके बॉडी में हो, अगर इसको कोई आदमी टच करे तो वो जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इसलिए अर्थिंग जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। मैंने इसके पहले वाले भी लेक्चर में बताया था कि अर्थिंग और बॉन्डिंग जो है काफ़ी ज़रूरी होता है फॉल्ट करंट को ग्राउंड करने के लिए और शॉक को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, और जो अर्थ कंडक्टर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए। और मैंने इसके पहले बताया भी था कि वो थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए कि उसका रेसिस्टेंस वगैरह सही है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो ये है। उसके बाद कभी कभी हम लोग अर्थिंग अगर नहीं करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्लस का अगर वायर गया है, मतलब लाइव वायर गया है, अगर आप इसको टच करते हैं, अगर आप इसको टच करते हैं और यहाँ पे अर्थिंग नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे अर्थिंग ये नहीं है, मतलब यहाँ पे रबड़ मैट पे खड़े हैं, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो जस्ट उसी कंसेप्ट पे ये बनाया गया है कि अर्थ फ्री जोन, यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि इसका अर्थ फ्री जोन नाम है। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसको अर्थिंग नहीं किया गया है, बट यहाँ पे एक कंडक्टिव फ्लोर जो है यहाँ पे अर्थ फ्री जोन बना दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल नीचे में रखा गया है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब इसके थ्रू आप ये ग्राउंड नहीं हो रहा है। मतलब मान लीजिए रबड़ मैट बिछाया गया है, अब आप इस पर अगर काम कर रहे हैं तो आपको अगर ये पूरी बॉडी में पावर भी आ गया तो आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस सर्किट का पार्ट, मतलब ग्राउंड आपके थ्रू नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन। इंसुलेशन जैसा कि आप जानते हैं कि जो तार के ऊपर जो है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक कवर डाल देते हैं ताकि कोई टच भी करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंसुलेशन अगर प्रॉपर हो, बढ़िया इंसुलेशन हो, तो हम लोग जो है जैसे इंडस्ट्री में देखेंगे डबल इंसुलेशन वाला केबल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल केबल। तो इससे क्या होता है, काफ़ी जो है इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न, ये सब का चांस नहीं रहता है अगर इसको प्रॉपर इंसुलेशन है चारों तरफ। या देखे होंगे कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक एडहेसिव टेप लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल टेप लगाते हैं, जिससे कि चलते अगर वहाँ पे कोई टच भी करता है तो वो करंट पास नहीं होगा। तो इस तरह से जो है इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंसुलेशन का, और बढ़िया इंसुलेशन होना चाहिए। तो जब भी आप वायर वगैरह, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सर्किट वगैरह देखें तो उसका कंडक्टर जो है प्रॉपरली इंसुलेट होना चाहिए। उसके बाद जो है ये जो है डिपेंड करता है कि नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ प्रोबेबल डेंजर, फंक्शन ऑफ बिफोर परफॉर्म बाय द इक्विपमेंट, लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो वो केबल का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। जब हम घर में उसकी यूज़ करते हैं तो हम देखे होंगे उसका इंसुलेशन उतना बढ़िया नहीं होता है। तो हम जहाँ यूज़ करते हैं उस तरह का इंसुलेशन वहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कहीं पे केमिकल वगैरह में यूज़ करना है उस वायर को, तो उसका इंसुलेशन वो केमिकल रेसिस्टेंस होना है। तो इंसुलेशन के भी क्वालिटी हैं, और अगर पानी में यूज़ करना है वायर को तो उसका इंसुलेशन उस तरह से होना चाहिए। तो ये इंसुलेशन भी आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा इसको ध्यान देना है कि हम किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, या वो कित फ्लेमेबल जगह पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका उस तरह से कि उसका जो इंसुलेशन है वो आग में भी जले नहीं, इस तरह का। आप अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप जैसे आप देखे होंगे कि जब हम लोग आयरन वगैरह यूज़ करते हैं ना, आयरन मतलब कि जो हम लोग इस्त्री जिसको बोलते हैं, जो हम कपड़े को प्रेस करते हैं, तो उसका जो केबल का जो इंसुलेशन होगा वो अलग होता है। आप अगर देखे होंगे वो जो कॉइल होता है जो कि लोहे के बीच में रखा रहता है, जिससे लोहा गर्म होता है, वहाँ पे एक दूसरा इंसुलेशन रखा रहता है प्लास्टिक टाइप का। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग जगह पे, जैसे कि आप हीटर वगैरह में देखेंगे तो उस पर इंसुलेशन एक ऐसा चीज़ का रहता है जो जलता नहीं है, जनरली वो इस तरह का रहता है। तो हर जगह पे देख रहे हैं इंसुलेशन भी अलग अलग टाइप के हैं। उसके बाद जो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लेते आपने इंसुलेशन तो यूज़ किया, लेकिन इंसुलेशन कभी भी कट सकता है, टूट सकता है। तो आप जनरली इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे ना कि वहाँ पे ट्रंकिंग या कंडुइट का यूज़ करते हैं, स्टील आर्मर्ड केबल का यूज़ करते हैं। मतलब कि ये एक मान लेते हैं केबल है तो इसके ऊपर स्टील लपेटा रहेगा और फिर इसके ऊपर जो है कवर किया रहेगा। मतलब चूहा वगैरह काट नहीं सकते, अगर कोई कुछ मैकेनिकल सामान इसके ऊपर गिर गया तब भी ये कट नहीं सकता है। तो स्टील आर्मर्ड जो है केबल यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी इसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। साथ में प्लेसमेंट,
अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही जगह पे मतलब कि उसके केबल वगैरह को सही जगह पे नहीं रखते हैं तो क्या होगा, जैसे हम अगर सड़क पे रख दिया हम लोगों ने तो क्या होगा, बार बार गाड़ी आएगी जाएगी, हर चीज़ का एक तो स्ट्रेंथ होता है ना, खास समय के बाद वो ख़राब हो जाएगा तो उसका इंसुलेशन चला जाएगा, और ये स्टील आर्मर्ड होने के बाद भी वो उसका स्टील कट जाएगा। तो इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे कि अगर हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कहाँ जाता है, एकदम ऊपर ऊपर जाता है, मतलब उसका प्लेसमेंट इतना ऊपर रहता है, सेफ है। घर में गांव में जो 11 kV का जो लाइट जाता है उसमें आप देखेंगे वो बहुत ऊपर होता है, 11,000 का तार, तो मतलब वो सेफ़ है, मतलब उसमें कोई इंसुलेशन नहीं है फिर भी वो सेफ़ है। ट्रांसमिशन लाइन की जितनी लाइनें हैं सारी जो है वो बिना इंसुलेशन के ही होती है। उसके बाद अगर मान लेते हैं इंडस्ट्री में अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग या तो उसको ग्राउंड में लेके चले जाते हैं, नहीं तो हम लोग हेड के ऊपर कहीं उसको टांग के लेके जाते हैं। बारिश के मौसमों में सारे केबल जो है वो ऊपर ही रहते हैं, सारे ज्वाइंट कंपलसरी पानी के ऊपर ही रखे जाते हैं। तो ये है प्लेसमेंट, यानी कि सही जगह पर प्लेसमेंट अगर किया जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम लोग सेफ कर सकते हैं। या हम लोग अगर ऐसे कहीं गर्म जगह है जैसे ओवन वगैरह के ऊपर हमने, तो क्या होगा, तार जल जाएगा। तो उस तरह का भी जो है हम लोग, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में आप देखे होंगे कि ऊपर ऊपर तार जाता है 11 किलो वोल्ट का, सॉरी 25 किलो वोल्ट का, और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसको सेफ डिस्टेंस दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी कि मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा करंट उसमें आ गया, मान लेते हैं कि उसमें 5 एम्पियर का सर्किट है और उसमें 6 एम्पियर आ गया, तो उसके लिए बताया था मैंने कि हमको ऐसा कुछ यूज़ करना है, यानी कि फ्यूज यूज़ करना है, सर्किट ब्रेकर यूज़ करना है, नहीं तो रिले यूज़ करना है, यानी कि ज़्यादा करंट हो तो वो क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। तो इस तरह से यूज़ करने से भी हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ सप्लाई एंड आइसोलेशन का उसमें अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इसको यहाँ पे हम लोग फ्यूज से ले जाके जोड़ दिए हैं, और इसमें कुछ भी फॉल्ट हो तो इसको, या इस पे काम करना हो तो हमको ऐसा कुछ जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पे इसका पावर सप्लाई को हम लोग काट पाएँ या इसको आइसोलेशन कर पाएँ। तो जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं तो ये आइसोलेशन ऐसा होना चाहिए कि मान लेते हैं कि अगर कोई मोटर है जो कि 11 किलो वोल्ट पे चलता है और इस तरह का स्विच है, तो वो क्या होगा, हम यहाँ पावर सप्लाई काटने के बाद भी हो सकता है कि इसमें कुछ वोल्टेज आ जाए इधर, तो इसका ऐसा सप्लाई सिस्टम, आइसोलेशन सिस्टम होना चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम ब्रेकर जनरली लगा देते हैं, यानी कि इस तरह से वहाँ पे इंगेज और डिसएंगेज होता है, इसमें पूरा वैक्यूम रहता है। तो मतलब अगर यहाँ पे काट दिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयर गैप बीच में आ गया, मतलब मैकेनिकल भी ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। या जो है हम लोग काम करने से पहले क्या करते हैं, दोनों तारों को अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कटिंग सप्लाई आइसोलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि हम लोग लोटो वगैरह लगा पाएँ, और ये फिजिकली जो है यहाँ पे अलग अलग हो, या स्टार्ट स्टॉप वगैरह का बटन हो उसके पास में, जिससे कि हम कुछ इमरजेंसी हो तो उसको बंद कर पाएँ जल्दीबाजी में। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए। और एक सूटेबल आइसोलेशन के लिए क्या है, वो पॉजिटिवली आइसोलेट करे, इस तरह से कुछ ये क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वर्किंग स्पेस, एक्सेस एंड लाइटिंग, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ वर्किंग स्पेस और एक्सेस तो होना ही चाहिए। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वगैरह पे काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर स्पेस ना हो, आप प्रॉपर उसे दूरी बना कर नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी लाइव कंडक्टर्स के एक्सपोज आ सकते हैं, यानी कि उससे पास में जा सकते हैं। अगर वहाँ पे संभव नहीं जाना तो काम भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे पैनल वगैरह के पास अगर काम करना है तो वहाँ प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, वर्किंग स्पेस होना चाहिए, उसमें अंदर हम घुस के काम कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है इतना स्पेस होना चाहिए कि वो कंडक्टर वगैरह को पुल कर सके वहाँ पे। उसके बाद जो है पीपुल टू पास ऑन अनदर विथ ईज विदाउट द हजार्ड, इस तरह का प्रोविज़न वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने के टाइम में होना है। जैसे आप देखे होंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में क्या है, केबल ट्रेंच होता है, या इतने पैनल लगे रहते हैं कि आप मतलब सारे में जगह रहते हैं, बट ऐसा हो कि जगह ना हो तो आप वहाँ पे कैसे जाके काम करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने के लिए लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे नेचुरल लाइट जो है प्रीफर्ड किया जाता है, आर्टिफिशियल भी हो तो प्रॉपर लाइटिंग हो, और वहाँ पे जो है एज़ पर जो है रिक्वायरमेंट वहाँ पे अगर ऐसा कुछ ना हो तो हैंड लैम्प वगैरह, टॉर्च वगैरह का भी अरेंजमेंट हो, ताकि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग में काम किया जा सके। उसके बाद ये सारा कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी हमें इंस्पेक्शन मेंटेनेंस अगर हम एक प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करेंगे, तब भी जो है हमारा कुछ दिन के बाद सिस्टम ख़राब हो जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहेगा। तो
और हम लोगों को क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड अप्रोप्रिएट सिस्टम इन प्लेस जो होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होना चाहिए वहाँ पे। और ये सब मेंटेनेंस का जो शेड्यूल वगैरह बनता है वो जैसे कि आपके यहाँ हो सकता है कि कुछ सिस्टम भी हो, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स हैं, उसी प्रकार यूके में इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क रेगुलेशन 1989 है, तो उसके अनुसार जो कहता है आपको वो सब करना चाहिए। यानी कि किसको हमको इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद क्या क्या साइन ऑफ डैमेज वगैरह जैसे केसिंग प्लग ये सब सारा चेक करना है, केबल सीट वगैरह। फॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन करना है। पीरियोडिक टेस्टिंग इक्विपमेंट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि जो जिसके पास लाइसेंस वगैरह हो, इस तरह करते हैं। सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि डिफेक्टिव इक्विपमेंट को कब हमको, क्योंकि इक्विपमेंट का एक समय होता है कितने समय के बाद ख़राब हो जाएगा, तो ये देखना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग रिजल्ट, है ना, इस सारे का रखना है, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो इस सबको चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिक्स सिस्टम एंड इक्विपमेंट। फिक्स सिस्टम और इक्विपमेंट जो है उसको हम लोग जितने भी ऐसे इक्विपमेंट जिनका डायरेक्टली कनेक्टेड हो, प्लग वगैरह ना हो, है ना, तो इसको हम लोग फिक्स सिस्टम या इक्विपमेंट बोलते हैं। और एक होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आप जानते हैं जिसमें प्लग लगा हो, यानी कि हम लोग उसको जगह हटा के एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह मोटर क्या होता है, उसका केबल हम डायरेक्ट कनेक्ट होता है, उसको आप पोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ मोटर ऐसे होते हैं जैसे कि सबमर्सेबल मोटर जो पानी हम लोग खींचने के लिए यूज़ करते हैं, या ऐसा मोटर जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट जैसे ग्राइंडर, कटिंग मशीन जो है, ये सब क्या है, वो सब में प्लग लगाते हैं, वो फिक्स नहीं है, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। तो जो भी इस तरह का इक्विपमेंट हो ना, उसको एक चेक करना है, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग करना है, वियर टियर, कोरोजन, डैमेज, एक्सेसिव लोड, उसका एज के अनुसार उसकी जो है इंस्पेक्शन करना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि चेंजेस इन बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी और सुटेबिलिटी, ये सब चेक करना है। पीरियोडिक टेस्टिंग भी करना है, जैसे वेरिफिकेशन इफेक्टिवनेस ऑफ अर्थिंग वगैरह चेक करना है। पोलैरिटी यानी कि प्लस माइनस किस में जा रहा है। अर्थ फॉल लूप एंड इंसुलेशन रेसिस्टेंस। ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस फॉर आइसोलेशन एंड स्विचिंग। ऑपरेशन ऑफ रेसिडुअल करंट डिवाइस एंड ओवर द करंट सर्किट ब्रेकर। तो हम लोगों को ये सारा चीज़ जो है चेक करना होता है। साथ में जो है रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं तो फिर आप ऑडिट के टाइम में या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप दिखा नहीं पाएंगे कि मेरे पास ये सिस्टम है। तो इस तरह से जो है उसको ये सारा चीज़ जो है उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसके बाद जो है एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना है, यानी कि हमें एक्शन ऑन कॉमन ऑन बोथ लाइव एंड डेड वर्किंग जो है, यानी कि एक हमें सेफ सिस्टम वर्क डेवलप करना है जिससे मालूम चले कि हमको अगर किसी लाइव इक्विपमेंट पे काम करना है तो किस तरीके से काम किया जाए, उसका एक सिस्टम डेवलप करिए। और वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, लेकिन वर्किंग डेट बनाने के बाद लोटो वगैरह लगाना है, इस तरह से एक। उसके बाद जो है सेफ सिस्टम वर्क का ही पार्ट है क्या चीज़, परमिट टू वर्क, है ना। जैसे ये लाइव वायर पे लाइव वर्किंग में क्या ध्यान देना चाहिए, उसी प्रकार जो है आपको परमिट टू वर्क सिस्टम जो है और सेफ सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें कि आप डेवलप करते हैं कि अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना है देन यू हैव टू टेक परमिट टू वर्क। और जब परमिट लेंगे तो उसका ही पार्ट लोटो होता है, यानी कि आपको लोटो अप्लाई करना है और फिर जो है आपको उस सिस्टम पे काम करना है। तो जब परमिट की बात आती है तो उसमें ऑथोराइजर और परमिट होल्डर ये सारे चीज़ लोग रहेंगे, जिसके चलते जो है एक्सीडेंट को काफ़ी रोका जा सकता है। तो आई होप जो है आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ये काफ़ी समझ में आया होगा। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देख लिया, जिसमें कंट्रोल मेजर तो हम लोग देखा ही, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी देखा हमने, साथ में सेफ सिस्टम वर्क डेवलप के बारे में देखा। परमिट जो है हम लोगों ने देखा कि लेना चाहिए और कॉम्पिटेंट पर्सन तो होना ही चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल काम हो वो कॉम्पिटेंट सुपरविजन में ही काम हो, ऐसा हमको इंश्योर करना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटी, ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉम्पिटेंट है।
तो आई होप ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो कंट्रोल मेजर पार्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्किंग इन द विजिनिटी ऑफ हाई वोल्टेज सिस्टम, यानी कि हाई वोल्टेज का मतलब ये हो गया कि 1000 वोल्टेज के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसको हाई वोल्टेज में लेते हैं। तो उन सब चीज़ों पे अगर काम करना है तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या खतरे हैं और उसके क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि निबोस आईडीप का वीडियो हिंदी में अवेलेबल है और वो भी बेनिफिट उठा पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करना ना भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।